तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। अभी हम लोग साइंस में बायोलॉजी पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने एंड कर लिया है, लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेस हैं उसमें। तो जिन लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर जीवन के शुरुआत की इतिहास क्या रहा है, और इस इतिहास के दौरान अभी तक हम लोगों ने देखा कि वर्टिब्रेट जानवरों का, जीवों का विकास हो चुका है। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट जीव कहा जाता है, और ऐसे जीव जो 4 पैर वाले होते हैं उन्हें टेट्रापोड कहा जाता है। तो हम लोग टेट्रापोड तक की विकास प्रक्रिया को देख लिए, और मैंने बताया कि अभी तक जितने भी जीवों का विकास हुआ है वो सभी जीव पानी में ही विकसित हुए हैं। उनका उद्विकास इवोल्यूशन पानी में ही हुआ है, धरातल पे नहीं हुआ है। और आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत ही ताज्जुब होगा कि धरातल पर किसी जीव का उद्विकास हुआ ही नहीं है। धरातल पर जो भी जीव आए हैं वो उद्विकास की प्रक्रिया में पानी वाले जीव ही रहे हैं, यानी पानी वाले जीव ही धरातल पे आते हैं। फिर धरातल पर रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जब वो धरातल पर रहने के लिए एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर वहीं से एक विकास की प्रक्रिया, उद्विकास होता है, फिर ढेर सारे जीव आते हैं। तो सभी जीव का जो पूर्वज रहा होगा, सभी जीवों का, वो कहाँ विकसित हुआ होगा? पानी के अंदर, समुद्र के अंदर विकसित हुआ होगा। धरातल पे जो जीवों का उद्विकास हुआ है वो समुद्री जीवों के माध्यम से हुआ है, यानी समुद्री जीव आए धरातल पर रहने के लिए सर्वाइव कर लिया, और फिर वहीं से कई जीवों का उद्विकास होता है। लेकिन ऐसा भी रहा होगा कि जब समुद्र से कोई जीव धरातल पे आया होगा तो सभी जीव धरातल पे सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे। तो बहुत सारे समुद्री जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे आते हैं और आने के बाद फिर से वापस लौट जाते होंगे समुद्र में। बहुत सारे जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे आकर के सर्वाइव कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वो धरातल पे ही रहना शुरू कर देते हैं। फिर आने वाले जो उनके जो बच्चे होंगे, जो उनसे जो उद्विकास हुआ होगा, उसमें कुछ ऐसे जीव हुए होंगे जो धरातल पे रहे होंगे, फिर वापस चले गए होंगे समुद्र में। इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि एक जीव है जिसका विकास होता है समुद्र में, फिर इसमें एक जीव, कई जीव है, सोचिए मान लीजिए 5-6 जीव हैं, मैं 4-5 ले लेता हूँ। समुद्र में विकास होता है, लेकिन ये चारों जीव फैसला करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा धरातल पे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि समुद्री जीव धरातल पे कैसे आए होंगे। तो मैं अभी इसको बताता हूँ कि एक्चुअल में समुद्री जीव धरातल पे किस प्रकार से आए होंगे। कुछ तो कारण रहा होगा जिस वजह से वो समुद्र से धरातल की तरफ बढ़े होंगे, पानी से लैंड की तरफ गए होंगे कि वाटर से हम लैंड पे जाएं। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जीव समुद्र में 4-5 जीव जो धरातल पे आ जाते हैं। ये मान लीजिए धरातल है, ये धरातल है समुद्र में, ये धरातल है। जब कुछ जीव जब समुद्र से धरातल पे गए होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जीव धरातल पर जाकर के खुद को एडजस्ट कर लिए होंगे, खुद को सर्वाइव करने के कैपेबल होंगे कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा भी होगा कि गए होंगे, उन्हें लगता होगा हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे कि कुछ लौट आएंगे वापस, गए और लौट आए, वापस गए और लौट आए, गए और लौट आए। लेकिन उसमें से कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे जाकर के खुद को एडजस्ट कर लिए होंगे कि नहीं, मैं यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में रह सकता हूँ। तो जो गए तो वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया वहाँ पे, कहाँ पे? धरातल पे। तो धरातल पे कर लिए ये सर्वाइव, ध्यान रखिएगा। जब ये धरातल पे सर्वाइव कर लिया तो फिर इनसे जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ये धरातल पे जीवों का विकास इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो धरातल पे सर्वाइव किया फिर उससे जो जीवों का उद्विकास हुआ वो सभी जीव धरातल पर ही रहे। हो सकता है कि इससे ढेर सारे जीवों का उद्विकास हुआ, इसमें से कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो सोचे होंगे फिर से चलते हैं हम समुद्र में वापस। तो कुछ जीव ऐसे रहे होंगे यहाँ से जो समुद्र में आ गए होंगे, क्योंकि इन सब का कॉमन पूर्वज क्या है? समुद्री है, समुद्र में रहने वाला है। ये धरातल पे सर्वाइव करता है अलग बात है, लेकिन कॉमन पूर्वज इससे जो विकास होता है वो क्या है? समुद्र में रहने वाले हैं। तो धरातल पे सर्वाइव करने वाले बहुत जीव ऐसे रहे होंगे जिनसे जब उद्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी होगी, ढेर सारे जीव जब पैदा हुए होंगे, तो उसमें से कुछ जीव ऐसे होंगे जो वापस चले गए होंगे समुद्र में, और कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे ही सर्वाइव कर रहे होंगे, धरातल पे ही रह रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ डॉल्फिन और व्हेल मछली का। वो रहते हैं समुद्र में यहाँ पे, लेकिन उनके जो गुण हैं वो मानवों के करीब माना जाता है, मनुष्यों के समान माना जाता है। जैसे कि ये समुद्री होते हुए भी, डॉल्फिन पानी में रहते हुए भी ये सांस ले पाते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है। जैसे मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ये सांस लेते हैं। मछलियों की तरह ये सांस नहीं ले पाती हैं। डॉल्फिन और व्हेल मछली ये जो है, ये कहते हैं कि डॉल्फिन मछली है, व्हेल मछली है, लेकिन ये मछलियों जैसा गुण इनके अंदर नहीं होता। ये सिर्फ पानी में रहती हैं मछलियों की तरह। सांस लेने और बाकी प्रक्रियाएं ये मनुष्यों के समान होती है। जैसे मनुष्य क्या है? स्तनपायी है, हम क्या है? ममेल्स हैं। तो ये व्हेल और डॉल्फ भी क्या है? मैमल्स हैं, ये स्तनपायी हैं।
ये भी सांस लेती है मनुष्यों की तरह। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए, वैसे ही इन्हें भी हवा चाहिए और हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए। मछली क्या होता है, पानी के अंदर ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन ये पानी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाती। इनके अंदर भी फेफड़ा होता है जो सांस लेती है, वायु चाहिए। तो माना जाता है कि ये जो धरातल पे आए जीव थे उससे विकास हुआ होगा तो ये सोचे होंगे चलो हम चलते हैं समुद्र में वापस। तो व्हेल और डॉल्फिन क्या हो गया कि धरातली जीव से विकास तो हुआ लेकिन वापस चले गए समुद्र में, इसलिए इनके अंदर दोनों गुण पाया जाता है। धरातली जीवों की तरह भी गुण पाया जाता है जैसे सांस लेना, और समुद्री गुण की तरह भी जीव पाया जाता है जैसे पानी में रहना। तो इस प्रकार धरातल पर जीवों का विकास होता है। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि धरातल पर जीव एक्चुअल में पैदा नहीं होते हैं। जीव पैदा होता है समुद्र में, और समुद्री जीव ही धरातल पे आकर के जब एडजस्ट करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो वहीं से धरातल पर जीवन की शुरुआत होती है। पूछा जाएगा कि धरातल पर जीवन की शुरुआत कैसे होती है, तो एक्चुअल में हम बताएंगे कि धरातल पर जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों के माध्यम से ही होती है। ऐसे जीव, समुद्री जीव जो धरातल पर किसी कारण से पहुंचे होंगे, तो कुछ जीव जो धरातल पे एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे वापस चले गए होंगे समुद्र में। कुछ जीव समुद्री ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे खुद को एडजस्ट कर लिया, सर्वाइव कर लिया, वहीं से धरातल पर जीवन की शुरुआत होती है। आगे चल करके देखा गया कि धरातल पर जब जीवन की शुरुआत होती है तो बहुत सारे जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे सर्वाइव कर लिए, और कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो वापस समुद्र में चले गए होंगे, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। ये भी हो सकता है। आगे चलकर हम देखते हैं कुछ जीव ऐसे भी हुए जो धरातल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और पानी में, समुद्र में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि मेंढक। इसका सीधा सा मतलब यही नजर आता है कि हम सबका जो कॉमन पूर्वज रहा होगा उसका विकास कहाँ हुआ होगा, समुद्र में हुआ होगा। इसलिए एम्फीबियंस भी आ गए सामने, उभयचर भी आ गए जो पानी में भी रह सकते हैं और धरातल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 पैरों वाले जीवों का, जो लास्ट हमारा बिंदु था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि 4 पैरों वाले जीवों का विकास हो चुका है। 4 पैरों वाले जो जीव हैं उनको बोला जाता है टेट्रापोड्स, बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में, भाषा में। और मैंने बताया था कोई 4 पैरों वाला जीव दिखने में मछली के जैसा था। उसका आकार कैसा था, मछली के जैसा आकार था उसका, ध्यान रखिएगा। था तो 4 पैरों वाला जीव, लेकिन उसका आकार था मछली के जैसा। इस तरीके से माना जाता है कि ऐसा वो दिखने में रहा होगा, मछली के जैसा आकार वाला रहा होगा। फिर आगे चल करके इसी से 4 पैरों वाले जीव स्पष्ट, जैसे आप लोग देखे होंगे क्रोकोडाइल, देखिए 4 पैरों वाला जीव। इस तरीके से माना जाता है कि इसी से विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ा होगा, तो 4 पैरों वाले मजबूत जीव हमें देखने को मिले होंगे। और मैंने बताया था कि ये 4 पैरों वाला जीव का विकास आज से लगभग 375 मिलियन वर्ष पहले हो चुका था। जो 4 पैरों वाला पहला जीव का जो जीवाश्म हम लोगों को मिला है, उसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसका नाम ध्यान रखिएगा, यूसेनथेनट्रॉन, यूस्थेनाप्ट्रॉन, ये नाम याद रखिएगा। ये 4 पैरों वाला जीव का जीवाश्म मिला है, यूस्थेनाप्ट्रॉन, 375 मिलियन वर्ष पहले। अभी तक की विकास प्रक्रिया मैंने क्या बताया, सब कुछ विकास कहाँ हुआ है, पानी के अंदर हो रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं लैंड पे विकास की प्रक्रिया कैसे हुई। और मैंने यहाँ पे समझाया कि लैंड पे विकास की प्रक्रिया, कुछ समुद्री जीव धरातल पे आए होंगे। क्यों आए होंगे, आखिर क्या रीजन हो सकता है? तो 2-3 कारण माने जाते हैं कि समुद्री जीव धरातल पे किसी तरीके से पहुंच गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कुछ शौक लगा है उनका, चलो हम समुद्री जीव हैं तो धरातल पे चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, धरातल पे चलते हैं घूमने, कि अब भाई समुद्र में बहुत रह लिए, पानी में रहने से उब चुके हैं, अब थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सैर सपाटा करना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं होगा। कुछ तो ऐसे बेसिक कारण रहे होंगे जिस वजह से वो ऑटोमेटिक ही धरातल की तरफ बढ़ गए होंगे, धरातल की तरफ आ गए होंगे। तो माना जाता है कि हो सकता है कुछ जीव समुद्र में रह रहे, समुद्र में रहते रहते तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गए होंगे, किनारे तक पहुंचे होंगे तो पहुंच गए होंगे धरातल पे। एक कारण ये माना जाता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि हो सकता है समुद्री पानी का जो स्तर है वो कम हुआ होगा। तो जो मछली, जैसे समुद्री पानी का स्तर, ये समुद्र है, यहाँ मान लीजिए इसका धरातल है, मछली यहाँ रह रही, जो समुद्री पानी का स्तर कम हुआ होगा तो पानी घट करके यहाँ आया होगा, तो इत्तेफाक से पहुंच गए धरातल के करीब, तो ये फिर बाहर निकल गई होंगी। तो यही 2-3 कारण माना जाता है कि इसी प्रकार से कुछ समुद्री जो जीव रहे होंगे वो धरातल तक पहुंच गए होंगे। या तो पानी घट गया होगा, या तो फिर वो तैरते तैरते समुद्र के किनारे तक पहुंच गए होंगे। तो इससे माना जाता है कि जीव पहुंच जाता है धरातल पर। बहुत सारे जीव पहुंचते हैं जो पानी में रहने वाले जीव हैं। जब वो धरातल पे पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, तो उन्हें लगा होगा फिर से चलो भैया भागो पानी में, तो एडजस्ट नहीं कर पाए, वापस चले आए समुद्र में।
कुछ जीव ऐसे रहे होंगे जो धरातल पे एडजस्ट कर पाए तो फिर वहीं पे रहने लगे, फिर उसी से जीवन की धरातल पे जीवन का विकास होना शुरू होता है। फिर जब विकास की प्रक्रिया में कई सारे जीव आगे पैदा हुए होंगे ढेर सारे, तो कुछ जीव ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें लगता है कि चलो फिर समुद्र में ही चलते हैं, तो वो चले आए होंगे समुद्र में। कुछ ऐसे रहे होंगे जो धरातल पर ही रहे होंगे। तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए। हमें लग रहा है कि पिछले लेक्चर में 20 पॉइंट तक हम लोगों ने लिखा था, 21वां पॉइंट लिख लीजिए। चलिए, 4 पैरों वाला जानवर तक लास्ट हम लोगों का पॉइंट था, अब आगे उसके लिखना है। लिखिए, आगे चलकर कुछ जीव सतह पर आ गए। कारण क्या हो सकता है, यहां पे लिख लीजिए, 2 कारण कम से कम लिख लीजिए। पहला कारण कि वो सतह के करीब पहुंच गए होंगे, चलते चलते सतह करीब पहुंच गए, चलते चलते सतह के करीब पहुंच गए। करीब इन द सेंस समुद्री किनारे पहुंच गए, सतह के करीब पहुंच गए, सतह के करीब पहुंच गए। एक कारण ये। दूसरा कारण होगा कि समुद्री पानी का जो सतह है वो घटा होगा। तो लिख लीजिए, समुद्री पानी का घटना या सतह घटना, समुद्री पानी का सतह लेयर घटना, सतह घटा होगा, आदि कर लीजिए, यहां पे आदि कर लीजिए। ये 2 कारण बेसिकली माने जाते हैं प्रमुख रूप से, किस वजह से समुद्री जीव सतह किनारे पर, कुछ चलते चलते समुद्र टहलते टहलते समुद्र किनारे पहुंच गए, चले गए सतह पे, या समुद्र का पानी घट गया होगा तो ऑटोमेटिक जीव पहुंच आए होंगे सतह किनारे, ये माना जाता है। तो जो जीव सतह पे सर्वाइव कर पाया वो रह गया, जो नहीं सर्वाइव कर रहा वापस चला गया समुद्र में। तो लिख लीजिए, किनारे पहुंच गए, परंतु जो जीव किनारे पहुंच गए, परंतु जो जीव सतह पर सर्वाइव नहीं कर पाए, वे पुनः समुद्र में चले गए, और जो सतह पर सर्वाइव कर पाए वे धरती पर ही रह गए, धरती पर ही, जो सतह पर सर्वाइव कर गए वो धरती पर ही रह गए। इसीलिए आज भी कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी में रहते हुए भी इंसानों के करीब माने जाते हैं, जैसे 2 जीव खास तौर से, एक डॉल्फिन और दूसरा व्हेल। जैसे व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों स्तनपायी हैं, मैमल्स हैं, ध्यान रखिए, ये दोनों स्तनपायी हैं। अब क्या होता है स्तनपायी, आगे हम लोग देखेंगे मैमल्स किससे बोलते हैं, डिस्कशन करूंगा मैं। दोनों स्तनपायी हैं माना जाता है, ये दोनों स्तनपायी हैं या स्तनधारी हैं माना जाता है, और ये इंसानों की तरह सांस लेती है, माना जाता है कि इंसानों और इनका पूर्वज कोई एक ही रहा होगा, इंसानों और इनका पूर्वज कोई एक ही रहा होगा जो जमीन पर रहता था
लेकिन उसके कुछ पूर्वज समुद्र में चले गए, समुद्र में चले गए और कुछ जमीन पर ही रह गए, और कुछ जमीन पर ही रह गए। ध्यान रखिए, समझ पा रहे हैं कि व्हेल और डॉल्फिन, माना जाता है कि इंसानों का पूर्वज और व्हेल और डॉल्फिन का पूर्वज कोई एक ही रहा होगा, जो धरातल पर रहता होगा, लेकिन उसमें उसी के कुछ जो जीव साथ में के रहे होंगे, वो कुछ चले गए समुद्र में और कुछ रह गए धरातल में। तो जो समुद्र में चले गए उसमें से व्हेल और डॉल्फिन, जो धरातल पर रह गए उसमें हम लोग बच गए जो धरातल पर रह गए। तो व्हेल और डॉल्फिन क्या है, रहती हैं पानी में, समुद्र में, लेकिन इंसानों जैसा सांस लेती हैं और स्तनधारी मानी जाती हैं, स्तनपायी मानी जाती हैं ये मनुष्यों की तरह। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको इस बात से ये चीज़ें समझना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि धरातल पे एक्चुअल में जो जीवन की शुरुआत होती है वो धरातल पर कोई नया उद्विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। धरातल पे जीव निकला और फिर धरातल पर विस्तार हो गया। धरातल पर जीवन के शुरुआत का भी जो कारण रहा है क्या है, समुद्री जीव ही रहे, यानी समुद्र में पैदा होने वाले जीव ही रहे हैं। तो इस प्रकार लिख लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके कि इस प्रकार हम देखते हैं कि धरातल पर जीवन का उद्विकास वास्तव में समुद्री जीवों के कारण ही होता है, समुद्री जीवों के कारण ही होता है, न कि धरातल पर कोई उद्विकास के कारण, न कि धरातल पर उद्विकास के कारण, न कि धरातल पर प्रारंभिक उद्विकास के कारण, प्रारंभिक उद्विकास के कारण, ऐसे कर लीजिए, उद्विकास के कारण। कहने का मतलब यह है कि धरातल पर जो जीवन की शुरुआत होती है उसका कारण समुद्री जीव ही रहा होगा, जो धरातल पे आया, सर्वाइव किए, वहां से उद्विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। धरातल पर उद्विकास एक्चुअल में धरातल पर प्रारंभिक यानी शुरू से ही धरातल पर पैदा होने जीव के कारण नहीं होता। शुरुआती जीव कौन है? समुद्र वाले जीव, जो धरातल पे आते हैं और धरातल पर जीवन की शुरुआत करते हैं। तो धरातल पे जीवन की शुरुआत करने वाला जीव समुद्री जीव रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं था कि धरातल, जैसे समुद्र में हम लोग देख रहे थे कि जीवन की शुरुआत होती है, वैसे हम धरातल पर नहीं देखते कि यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और अलग अलग ब्रांच निकलते। एक्चुअल में ब्रांच तो एक ही है, मैंने बताया कि ब्रांच तो एक ही है। फूका अगर हटा देते हैं, लूका पे पहुंचते हैं, तो इसी लूका से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पानी के साथ धरातल पे भी पहुंचते हैं, तो ब्रांच कहाँ से विकास होता है? लूका से ही होता है। ऐसी प्रक्रिया हमें धरातल पे देखने को नहीं मिलती है, ऐसी प्रक्रिया हमें पानी में ही देखने को मिलती है, और इसी पानी वाला जीव धरातल पे आता है और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। क्लियर है यहाँ तक? चार पैर वाले हम लोग देख लिए, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का विकास हो गया। तो चार पैरों तक का विकास कहाँ होता है? पानी पे ही होता है। चार पैरों वाले जब जानवरों का विकास होता है, ताकि वो चलने में जब कैपेबल होते हैं, तो वही आ जाते हैं धरातल पर, और यहीं से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, आगे का विकास शुरू होता है। इसके बाद माना जाता है कि उभयचर जीवों का विकास होता है, एम्फीबियंस का। उभयचर जीवों का मतलब होता है ऐसे जीव जो पानी में भी रह लें और धरातल पे भी रह ले, समुद्र में भी रह ले और धरातल पे भी रह ले। इसके बाद उभयचर जीवों का विकास होता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, हम लोग 20 हो गया ना, 21 लिखिए, 21 लिखिए। इसके बाद उभयचर एम्फीबियंस उभयचर जीवों का विकास होता है, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद उभयचर जीवों का विकास होता है। ऐसे जीव जो सतह और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे मेढक का विकास हो जाता है, और सालमेंडर, मेढक और सालमेंडर का विकास हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया को क्रम से थोड़ा दिमाग में बैठाते चलिए। रीढ़ वाले जानवर
4 पैरों वाले जानवर, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, क्योंकि 4 पैरों वाले जानवरों का विकास हो चुका था, तो मेढक भी क्या है, 4 पैरों वाला जानवर है। तो उसके बाद उभयचर एम्फीबियंस में आता है, जो पानी में भी रहता है मेढक, हम लोग देखते हैं, और सतह पे भी रहता है। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में मेढक रहता है, साल साल भर रह जाता है मेढक, बिना पानी के ही रहता है। मेढक पानी में भी रहते हैं, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए 22। इसके बाद होता है रेप्टाइल्स का विकास होता है, सरीसृप। इसके बाद रेप्टाइल्स का विकास होता है। रेप्टाइल्स को बोलते हैं सरीसृप। सरीसृप का विकास होता है। सरीसृप का मतलब है सांप, समझ लीजिए। इसमें कई सारे जानवर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो क्रोकोडाइल है वो भी सरीसृप वर्ग में आता है, छिपकली भी सरीसृप वर्ग में आता है, सांप भी इसी वर्ग में आता है। तो रेप्टाइल्स का विकास होता है जैसे सांप, इसके बाद छिपकली, कछुआ, और इसके बाद जो है कि क्रोकोडाइल आदि। और इसी ब्रांच में आगे चल करके हमें डायनासोर भी देखने को मिलता है, लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले। मैं अभी डिस्कशन करूंगा आगे डायनासोरों को लेकर के, बस ध्यान रखिएगा। इसी में लिख लीजिए कि इसी ब्रांच से आगे चल करके, इसी ब्रांच से, शाखा से आगे चलकर लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों का विकास होता है। डायनासोरों का विकास होता है। ये भी बड़े मज़ेदार है कि एक्चुअल में डायनासोर को लेकर के खूब आप लोग मूवी देखे होंगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये एक फेक कॉन्सेप्ट है कि डायनासोर जैसा जीव भी रहा होगा, जबकि ये हकीकत है कि डायनासोर जैसे जीव भी पृथ्वी पर अस्तित्व में थे, और तक उनके बहुत सारे जीवाश्म पाए गए, बहुत बड़े बड़े जीवाश्म पाए गए। और आप लोग देखते होंगे फिल्मों में एक डायनासोर अक्सर दिखाया जाता है, फिल्मों में एक डायनासोर खूब दिखाया जाता है। उस डायनासोर का नाम है टी-रेक्स डायनासोर, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं उसका इमेजिनेशन शुरू किया, मैं उसका इमेज दिखाता हूँ टी-रेक्स डायनासोर का, एक्चुअल में क्या है उसका चित्र। अच्छा चलिए रुकिए, मैं दिखाऊंगा। अभी डायनासोर पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखो, कनेक्ट कराना होगा मुझे वाईफाई से, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग कुछ अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिया कि इसी ब्रांच से आगे चल करके लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों का विकास होता है। और डायनासोर बहुत दिन तक, लगभग अभी तक जो हम लोग जितना समय इंसानों ने काटा है उससे ज़्यादा समय तक वो पृथ्वी धरातल पर रहे हैं। और उनके समाप्त होने की भी कहानी बड़ी मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि डायनासोर एक्चुअल में इतने भयानक जब जीव थे तो कैसे वो समाप्त हो गए। और डायनासोर की जो भयानकता हम लोग फिल्मों में देखते हैं, एक्चुअल में डायनासोर उतने भयानक तो थे ही, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि डायनासोर बहुत छोटे छोटे भी थे। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के भी डायनासोर पाए जाते थे। लेकिन वो शुरुआती दौर था जब डायनासोरों का विकास हो रहा था। बाद में चल करके विकास की प्रक्रिया में आगे चल करके डायनासोर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, 10-10 20-20 तल्ले बिल्डिंग जितने बड़े हो जाते हैं डायनासोर। इतना वजन कि आज उनको किसी भी जो है कि वाट पे मापा ना जा सकता हो, इतने वजन होते थे डायनासोर के। एक तरीके से बहुत ही भयावह जानवर माना जाता है, जिनका पूरा एक मानिए कि एक तरीके से पूरा शासन चलता था, राज चलता था सभी जानवरों में। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे डायनासोर को। बस ये ध्यान रखिएगा कि डायनासोरों का विकास भी क्या होता है, रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत ही होता है। सरीसृपों का विकास होता है जब रेप्टाइल्स वर्ग हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तो उसी में डायनासोर भी आता है, कछुआ भी आता है और बाकी चीज़ें भी आती। ठीक, तो आगे लिखिए। 22 हो गया ना, 23 नंबर लिखिए। नंबर 23 देखिए, माना जाता है कि जो स्तनधारी जीव है, मैमेल्स का विकास आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले हुआ। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है कि मैमेल्स का विकास होता है। और पहला जो मैमेल्स था, स्तनधारी जीव था, वो चूहों जैसा दिखने वाला बहुत ही छोटा जीव था, 20 सेंटीमीटर बड़ा था, चूहों जैसा दिखने वाला। 2022 में यह खोज हुई है। 2022 से पहले की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम स्तनधारी जीव कौन सा है, तो मोगार्नोकोडान नाम मिलता है। लेकिन अब मोगार्नोकोडान नहीं है, उसको आप ध्यान रखिएगा, अब ये जीव बदल चुका है।
आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले ही स्तनधारी जीवों का विकास होता है। और मनुष्य क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। बहुत सारे जीव स्तनधारी हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लिख लीजिए, आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले स्तनपाई भी लिख सकते हैं, मैमल्स, या स्तनधारी भी लिख सकते हैं। तो स्तनधारी या स्तनपाई जीवों का विकास देखने को मिलता है, जीवों का विकास देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहला स्तनपाई जीव या स्तनधारी जीव चूहों जैसा था, चूहों जैसा दिखता था, जिसका आकार 20 सेंटीमीटर लंबा था, 20 सेमी लंबा था। आप मैं नाम बताऊंगा तो इसे गूगल पे आप सर्च करके अगर चित्र वगैरह देखना हो तो देख सकते हैं, हालांकि बस दिमाग में आपको रखना लगता था। इसकी खोज लिख लीजिए, इसकी खोज 2022 में की गई थी, जिसे ब्राजीलो, नाम याद रखिएगा, ब्राजीलो डोन क्वाड रेगुलिस, ब्राजीलो डोन क्वाड रेगुलिस नाम दिया गया। ध्यान रखिए, ब्राजीलो डोन क्वाड रेगुलिस नाम दिया गया है किसको? जो विश्व का सबसे प्राचीन स्तनधारी जीव है। 2022 में ही इस जीव की खोज की गई और यह पाया गया कि यह विश्व का सबसे प्राचीन स्तनधारी जीव है, मैमल्स है। इससे पहले विश्व का प्राचीनतम मैमल्स माना जाता था मोगार्नोकोडान को। लिख लीजिए, इससे पहले, इसमें लिख लीजिएगा, इससे पहले विश्व का प्राचीनतम स्तनधारी मोगार्नो कोडान या कोडोन दोनों बोला जाता है, मोगार्नो कोडोन को माना जाता था। ठीक, तो स्तनधारी जीवों का विकास भी हम लोग देख लिए। लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले पहला स्तनधारी जो जीव था ब्राजीलो डोन क्वाड रेगुलिस था। ब्राजीलो रेगुलिस भी याद रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे उतना में, अगर प्रश्न पूछेगा तो। ये प्रश्न पूछा गया आपको, विश्व का प्राचीनतम स्तनधारी मोगार्नोकोडान अब नहीं है। अगर आप प्रश्न पूछा जाता है तो एग्जाम में अगर अपडेट नहीं होगा तो ये ऑप्शन देगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको मजबूरी में से मारना होगा। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको ये वाला चूज कर लेना है, ध्यान रखिए, बिना कुछ सोचे हुए आपको वो चूज कर लेना है। हालांकि जो पेपर बनाने के स्टैंडर्ड है, खासतौर से स्टेट पीसीएस वगैरह में, मुझे पता है कि इतना अपडेट नहीं रहते हैं, वो पुराना वाला उठा करके दे देते हैं, अपडेट होती नहीं। 4-4 साल पुराना डाटा उठा करके दे देते हैं, पूछ देते हैं प्रश्न, 4 साल पुराने डाटा के हिसाब से प्रश्न पूछ देते हैं। और जो नया लड़का रहता है वो कन्फ्यूज आता है कि एक्चुअल में पुराने डाटा के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों विकल्प में है तो आपको ये वाला चूज करना है, और नहीं तो ये वाला आपको चूज कर लेना है। अगर विकल्प में है कोई, आपके पास भी कोई अगर विकल्प नहीं है इसको लेकर के, तो आपको मजबूरी में ये चूज करना होगा। मोगार्नोकोडान, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनपाई होते हैं, वो मेमल्स 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ मेमल्स ऐसे होते हैं जिनका बच्चा माँ के यूट्रस में बड़ा होता है। कुछ मेमल्स ऐसे होते हैं जिनका बच्चा माँ के पाउच में बड़ा होता है। कुछ मेमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चा नहीं देते हैं, अंडा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए इसी में अगला पॉइंट डाल करके, 23 हो गया ना, 24 नंबर लिखिए, 24 नंबर लिखिए। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए, कुछ स्तनधारी
बच्चे को माँ के स्तनधारियों के बच्चे, ऐसे लिखे, कुछ स्तनधारियों के बच्चे माँ के यूट्रस में बड़े होते हैं, कुछ स्तनधारियों के बच्चे माँ के यूट्रस में विकसित होते हैं। उन्हें ऐसे स्तनधारी, कुछ स्तनधारियों के बच्चे माँ के यूट्रस में विकसित होते हैं, उन्हें प्लेसेंटिपस बोला जाता है। प्लेसेंटिलस कहा जाता है। प्लेसेंटिलस मेमल्स जिसे बोलते हैं, प्लेसेंटिलस स्तनधारी, प्लेसेंटिलस मेमल कहा जाता है, प्लेसेंटिलस मेमल्स कहा जाता है। नंबर 2, अच्छा, जैसे इंसान और जानवरों में भी देख लीजिए, गाय भैंस वगैरह, गाय भैंस बकरी ईटीसी आप लोगों को पता है प्लेसेंटिलस मेमल। जिससे बच्चा क्या होता है, माँ के पाउच में डेवलप होता है। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि पाउच में क्या होता है, पानी होता है। तो हमारा पूर्वज जो है पानी में ही जन्म हुआ होगा, एक प्रकार से नेचुरल आपको इंडिकेटर भी है ये, कि आप समझ जाइए कि जो जन्म हुआ होगा जीवन में वो पानी में ही जीवन में। ताकि अभी भी जीवन जो बनता है, नई लाइफ जो हमें देखने को मिलती है वो पानी में ही मिलता है। मनुष्यों के बच्चे माँ के यूट्रस में क्या होता है, पानी भरा होता है, उसी में बच्चा डेवलप करता है। जानवर हैं, उनके यूट्रस में जो बच्चा बड़ा होता है, डेवलप करता है, वो क्या होता है, पानी ही होता है। अंडा आप लोग देखिए, अंडे में भी क्या होता है, कुछ हिस्सा पानी का होता है, वाइट आप देखते हैं अंडे में, उससे बच्चा डेवलप होता है, तो वहाँ भी पानी नजर आता है हम लोगों को। तो हर जगह जो जीवन की शुरुआत होती है पानी में होती है। ईश्वर ने ये एक प्रकार से एक सूचना या संकेत आपको दिया है, ये बताने के लिए कि जीवन की शुरुआत एक्चुअल में पानी में होती। तो ऐसे मेमल्स या ऐसे स्तनधारी जो अपने बच्चों को अपने यूट्रस में डेवलप करते हैं, उन्हें प्लेसेंटिलस मेमल कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया कि कुछ स्तनधारियों के बच्चे माँ के यूट्रस में विकसित होते हैं, तो उन्हें प्लेसेंटिलस मेमल कहा जाता है, या ऐसे मेमल्स को बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटिलस मेमल कहा जाता है। लिखिए, ऐसे मेमल्स या ऐसे स्तनधारी, इस प्रकार से थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसे स्तनधारी जिनके बच्चे माँ के पाउच में विकसित होते हैं, उन्हें मार्सुपियल कहा जाता है। उन्हें मार्सुपियल मेमल्स कहा जाता है। जैसे कंगारू और कंगारू और कोआला जो आज सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलते हैं। कोआला, ये कंगारू और कोआला आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या कारण है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आज से लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले जब इनका विकास होता है एक्चुअल में, तो माना जाता है कि हमारा जो पूरा महाद्वीप था, जो वर्तमान स्वरूप में दिख रहा है, वो ऐसा नहीं था। वो पूरा महाद्वीप था, पैंजिया में था, और पैंजिया डिवाइड होना शुरू होता है और जो लारेंसिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो जाता है। और ये जब लारेंसिया गोंडवाना लैंड में डिवाइड होता है, उससे पहले इनका विकास हो चुका था। किसका? कंगारू और कोआला का विकास हो चुका था। और ये पाए जाते थे बेसिकली, जब हम लोग ये मान लेते हैं पूरी पृथ्वी है और महाद्वीपों का एक हिस्सा, ये हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरीके से जुड़ा हुआ था पूरा। तो बाद में जब अलग अलग होता है, टूटता है, तो ये पाया जाता था बेसिकली यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता था, और इस वाले हिस्से में पाया जाता था, क्या नाम है कि ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में पाया जाता था, और ये अंटार्कटिका नीचे वाले पूरे इस तरीके से हिस्से में पाया जाता था। अंटार्कटिका में दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, यहाँ पे इनका विकास नजर आता है, हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में हम लोग देखेंगे यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। अंटार्कटिका में आज हम लोग जो बर्फ देखते हैं कि पूरा अंटार्कटिका क्या है, बर्फ ही बर्फ है। एक्चुअल में शुरू में अंटार्कटिका में बर्फ नहीं था, शुरू में क्या था, अंटार्कटिका एक जंगल था। अभी जो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से आइस है, वहाँ पे तापमान बहुत ही कम है, कुछ भी ज़्यादा है जम ही जाता है, और सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, वहाँ पे बारिश वगैरह जो भी होता है बर्फ के रूप में ही होता है। तो एक्चुअल में शुरुआत में अंटार्कटिका ऐसा नहीं था, शुरू में अंटार्कटिका एक प्रकार का जंगल था।
ध्यान रखिए, घने जंगल था यहाँ पे। बाद में जाकर के जब पृथ्वी का जलवायु चेंज होता है, बदलता है, तो अंटार्कटिका फिर बर्फ में बदल जाता है पूरी तरीके से। प्रारंभिक रूप से अंटार्कटिका ऐसा नहीं था। तो इनका जो विकास होता है, जो मार्सुपियल मेमल्स हैं, उनका विकास दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में होता है। तो ये जो मार्सुपियल मेमल्स थे, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका में बाकी के जो मेमल्स थे उनके साथ कंपीट नहीं कर पाए, उनके साथ ये सर्वाइव नहीं कर पाए, तो यहाँ से ये खत्म हो गए दक्षिणी अमेरिका में, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाए। ये अंटार्कटिका में चूंकि जंगल था, पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन जब अंटार्कटिका का जलवायु बदलता है, वहाँ जंगल से सब कुछ बर्फ बन जाता है, बर्फ में जम जाता है, तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और बचता है सिर्फ और सिर्फ अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला हिस्सा, जहाँ वर्तमान में यहाँ पे कंपीट कर पाए बाकी मेमल्स के साथ भी। इसी वजह से वर्तमान में ये यहीं पे पाए जाते हैं। तो कंगारू और कुआला और कहीं नहीं पाया जाता, यहीं पाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम, उसे कंगारू बोला जाता है। अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखेंगे कंगारू टीम ऐसे बोल देते हैं सीधे, क्योंकि कंगारू वहीं पाया जाता है। और कंगारू क्या होता है, बच्चा पैदा कर लेता है, पैदा करने के बाद एक पाउच होता है पेट के सामने, उसी पाउच में अंडा डालता है, बच्चा उसी के अंदर छिपा रहता है, उसी के अंदर धीरे 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 बड़ा होता है, विकसित होता है। जब विकसित हो जाता है तब वो पाउच से बाहर निकल करके फिर समान तरीके से जीवन जीना शुरू कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ अच्छा यहीं पे लिख लीजिए, फिर मैं नहीं, इसको लिख लीजिए, इसी के साथ लिख लीजिए। लिखिए लिखिए, आज से लगभग, अगला पॉइंट डाल लीजिएगा, नहीं दो, अच्छा दो है ना, एक और तीन में लिखवा देता हूँ। तीन प्रकार के होते हैं, तो तीनों एक जगह लिखवा देता हूँ, उसके बाद में लिखवा देता हूँ। लिखिए, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, जैसे बहुत सारे स्तनधारी ऐसे होते हैं जो अंडा भी देते हैं। दो स्तनधारी तो हम लोग देखते हैं बच्चा देते हैं, बच्चा डेवलप कहाँ होता है, यूट्रस में और पाउच में। कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अंडा देते हैं, तो उन्हें मोनोट्रिम्स कहा जाता है। लिखिए, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, उन्हें मोनोट्रिम्स कहा जाता है। मोनोट्रिम्स कहा जाता है। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें मोनोट्रिम्स कहा जाता है। मोनोट्रिम्स कहा जाता है। जैसे मैंने नाम लिया मोगार्नोकोडान, वो स्तनधारी था लेकिन कैसा था, अंडा देने वाला था। जैसे मोगार्नोकोडान, और एक स्तनधारी और है वर्तमान में, प्लेटिपस, समुद्र में पाया जाता है, देखिए अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस। प्लेटिपस का जो जीवाश्म मिला है आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व का एक जीवाश्म मिला हुआ है प्लेटिपस का, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए, बस यहाँ तक ध्यान रखिए। प्लेटिपस, तो ये हो गए तीन प्रकार के स्तनधारी, प्लेसेंटिलस, मोनोट्रिम्स और जो है कि मार्सुपियल। मार्सुपियल में कंगारू और कुआला। क्यों पाया जाता है कंगारू कुआला ऑस्ट्रेलिया में ही, वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, तो एक हेडिंग डाल लीजिए कि कंगारू और कुआला आज ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कंगारू और कुआला वर्तमान में केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हिस्से में ही क्यों पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हिस्से में ही क्यों पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है, आईएएस मेंस, इंटरव्यू में सॉरी पाए जाते हैं, मेंस में नहीं, इंटरव्यू का प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। अक्सर इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जानने के लिए कि एक्चुअल में बच्चा जान पाता है, समझता है कि नहीं। पूछा गया था कि आज कंगारू बाकी जगहों पे क्यों नहीं पाए जाते, बाकी महाद्वीप में हमें देखने को क्यों नहीं मिलता कंगारू। जिससे मैंने चर्चा किया था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पर बताया था पेंगुइन को लेकर के डिस्कशन किया था कि पेंगुइन आज हमें कुछ जगहों पे क्यों मिलते देखने के लिए, जबकि उसके जीवाश्म में और जगह पे भी मिलता है देखने के लिए, उसका रीज़न। तो वो जब पढ़ेंगे लेक्चर तो वहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ इसको समझ लेते हैं हम लोग। कंगारू कोआला, मैंने बताया कि इस समय जो हमारा महाद्वीप था वो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो रहा था। पहले सिर्फ क्या था, पैंजिया में था, और ये पाया जाता था किस हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में पाया जाता था। दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला जो हिस्सा था वहीं पे पाया जाता था। और मैंने बताया कि बाकी दो जगहों पे ये कंपीट नहीं कर पाता है। दक्षिणी अमेरिका में वहाँ के जो मेमल्स रहे, बाकी मेमल्स रहे, उनके साथ ही सर्वाइव नहीं कर पाए, वहाँ पे समाप्त हो गया। अंटार्कटिका पहले जंगल था, बाद में बन गया बर्फ। जब बर्फ बन गया तो वहाँ से सारे कंगारू समाप्त हो गए। बचा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा, जहाँ पे ये बाकी मेमल्स के साथ भी सर्वाइव करने में सक्षम रहे। इस वजह से आज हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कंगारू और कोआला देखते हैं, बाकी जगह पे देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे लिख लीजिए आज से लगभग
40 मिलियन वर्ष पूर्व तक दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इस समय अंटार्कटिका में बर्फ नहीं होता था, बल्कि यह एक जंगल था और मार्सुपियल मैमल्स इन्हीं तीनों क्षेत्रों में दिख रहा है ना, मार्सुपियल मैमल्स। ब्लर हो जा रहा है ना, यानी कैमरा कुछ खराब हो गया है। सही है, राइट, ठीक। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में मार्सुपियल मैमल इन्हीं तीनों क्षेत्रों में मिलता था, बाद में ये तीनों महाद्वीप अलग हो गए। बाद में क्या होता है, ये तीनों महाद्वीप अलग हो गए, जिससे निम्न घटना घटी। पहली घटना क्या घटती है कि अंटार्कटिका जो पहले जंगल था, बर्फ बदल गया, इस वजह से यहाँ से ये मार्सुपियल जो मैमल से खत्म हो गए थे। लिखिए, अंटार्कटिका पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के कारण, ऐसे लिख लीजिए, पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका जंगल से बर्फ में बदल गया, बर्फ में बदल गया। अतः यहाँ से मार्सुपियल मैमल्स समाप्त हो गए, मार्सुपियल मैमल्स खत्म हो गए। ठीक। नंबर 2, जो दक्षिणी अमेरिका, लिखे, दक्षिणी अमेरिका में दिख रहा है मार्सुपियल मैमल्स बाकी अन्य मैमल्स के साथ, अन्य स्तनधारियों एवं जीवों के साथ, ऐसे कह लीजिए, जीवों के साथ सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ भी समाप्त हो गया। नंबर 3 लिखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मार्सुपियल मैमल्स के लिए उचित वातावरण मिला और ये अन्य मैमल्स के साथ, अन्य स्तनधारियों के साथ यहाँ सरवाइव करने में सक्षम हो गए। इसीलिए आज हमें केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही
मार्सुपियल मेमल्स देखने को मिलते हैं। मार्सुपियल मेमल्स देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको जवाब एग्जैक्टली स्पष्ट तौर पे आप किसी को समझा सकते हैं कि मार्सुपियल मेमल्स यानी कंगारू कोआला हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में ही क्यों देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मतलब उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में भी मिलता है कंगारू और कोआला, दोनों चीज़ें मिलता है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इसका ये कारण माना जाता है। एक बात और कही जाती है कि जो मेमल्स रहे, खासतौर से जो प्लेसेंटल्स मेमल्स रहे, प्लेसेंटलस मेमल रहे, उनका विकास माना जाता है कहीं ना कहीं डायनासोर से भी जुड़ा हुआ है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। हम लोग कौन सा नंबर डाल के लिख रहे थे, ये 23, 24, 25 कौन सा है? एक मिनट, थोड़ा सा 24, ठीक, 25 नंबर डालिए। देखिए प्लेसेंटलस मेमल का जो विकास है वो डायनासोर के साथ दिखाया जाता है। विकास का मतलब डायनासोर के साथ का मतलब ये नहीं हुआ कि डायनासोर से विकास हुआ। कहा जाता है कि प्लेसेंटलस मेमल्स का विकास कहीं ना कहीं डायनासोर से इसलिए जुड़ा हुआ है कि अगर डायनासोर का विनाश नहीं होता, डायनासोर समाप्त नहीं होते, तो प्लेसेंटलस मेमल्स का विकास नहीं हो पाता, फिर प्लेसेंटलस मेमल भी समाप्त हो जाते। तो इसी वजह से प्लेसेंटलस मेमल्स और डायनासोर को एक साथ जोड़ करके दिखाया जाता है। तो हम लोगों का जो हेडिंग होगा यही होगा कि प्लेसेंटलस मेमल का विकास डायनासोरों के साथ किस प्रकार से संबंध है, डायनासोरों के विनाश से किस प्रकार का संबंध है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ताकि यहाँ पे मैं थोड़ा डायनासोर के बारे में बताऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि प्लेसेंटलस मेमल डायनासोरों के विनाश से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटलस मेमल का विकास डायनासोरों के विनाश से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अगर डायनासोर का विनाश नहीं होता तो आज प्लेसेंटलस मेमल्स का विकास नहीं होता। और प्लेसेंटलस मेमल में कौन है? मनुष्य भी है, गाय, घोड़े, भैंस वगैरह भी है। तो इन सब का विकास शायद नहीं हो पाता अगर डायनासोर समाप्त नहीं होते। तो डायनासोर समाप्त हुए तभी मनुष्यों का भी विकास हमें आगे देखने को मिलता है, और बाकी जो प्लेसेंटलस मेमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, उनका भी विकास हम लोग देखने को मिलता है, यानी ऐसे स्तनधारी जिनका बच्चा माँ के यूट्रस में विकसित होता है। तो चलिए आज यही एंड करते हैं हम लोग। अगला जो लेक्चर होगा ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का आखिरी लेक्चर होगा। लेकिन इस पूरे लेक्चर में आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपके क्वेश्चन भी सही होने लगेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।